का किस टॉपिक पे आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो ये है कि एएमयू में 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं टेस्ट के लिए, एडमिशन के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है और क्या चल रहा है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। चूँकि हम लोग पढ़ाते और समझाते हैं और ऑब्जर्वेशन में चलते हैं, तो उससे हमें क्या क्या बातों को समझ में आ रहा है कि अभी तक और आने वाले दिनों में क्या होगा, उसी को देखते हुए समझते हुए हमने ये हेडिंग डाला है कि अब एएमयू 11th साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग में नहीं होगा एडमिशन ज़्यादा बाहर के स्टूडेंट का। यानी एएमयू में जो बाहर के बच्चे फॉर्म भरते हैं 11th साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, अब उनका एडमिशन बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल से किसी किसी का एडमिशन मिलेगा बाहर के बच्चों का। अभी भी बाहर के अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये अभी जून का महीना चल रहा, 2023 है, और आने वाले दिनों में हम लोग देख भी रहे हैं कि जो बाहर के बच्चे हैं, जो अलीगढ़ के हटकर जो दूसरी जगहों से बच्चे फॉर्म भरते हैं, जैसे इस साल बता रहे कि जो टोटल फॉर्म भरा है अप्रॉक्सीमेटली 34,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो 34,000 जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, उनमें से ऑब्वियस है जितना सीट्स है उतना ही बच्चों को लिया जाएगा। कितनी बात समझ में आई? जितने सीट्स है उतने ही बच्चों का एडमिशन मिलेगा, उससे ज़्यादा तो लिया नहीं जाएगा। और वैसे भी एडमिशन सीट्स जो है एएमयू में, अगर हम लोग 11th साइंस पीसीबी पीसीएम बॉयज़ गर्ल्स अगर देखते हैं तो वो लगभग 1,1100-1,200 के आसपास आता है। ये सिर्फ पीसीबी पीसीएम गर्ल्स एंड बॉयज़ का है। जो अलग अलग स्कूल है, जैसे ये जो 10+2 स्कूल है, मिंटो सर्कल है, यहाँ सिटी स्कूल है, ठीक है। तो जो 10+2 में जो एडमिशन मिलते हैं उनमें लगभग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, जैसे अब्दुल्ला है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो उनमें टोटल 1100-1200 के आसपास का एडमिशन है पीसीबी पीसीएम के लिए। इसी तरह से डिप्लोमा का भी होता, बॉयज़ का भी होता, गर्ल्स का भी होता, बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो मैं एक वीडियो बनाया है, उस पर मैंने कोर्सेज को मेंशन किया, फिर मैं बना दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो जो डिप्लोमा में है वो मिला के लगभग, वो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिलाकर लगभग 550 के आसपास वो भी सीट्स है। टोटल कुल मिला के 1700-1800 साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, एडमिशन मिलता है। इसी तरह से कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, उसमें भी बच्चे बहुत सारे अपीयर होते हैं। इस बार जैसे अपीयर हुए, लगभग बता रहे कि 8,000 के बच्चे अपीयर हुए थे, लेकिन उसमें कुल 600 के आसपास सीट्स है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है 600, मगर 600 के लगभग सीट्स हैं। कॉमर्स और ह्यूमैनिटी को मिलाकर, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर, दोनों ही मिलाकर लगभग 600 के आसपास सीट्स है। लेकिन अपीयरिंग कैंडिडेट थे 8,000 के अप्रॉक्सीमेट। तो जाहिर है ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं वो तो ज़्यादा होते ही हैं, तभी तो टेस्ट टफ होते जा रहा है, ठीक है। तो क्या देखा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है और जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो काफ़ी अलग है। नंबर ऑफ सीट्स कम है और ज़्यादातर बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है। तो सब कोई चाहता है कि मेरा एडमिशन हो, लेकिन कैसे होगा एडमिशन? जाहिर है वो एक टेस्ट जब क्वालिफाई करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। अब टेस्ट क्वालिफाई करना क्या है, कैसे करते हैं, वो हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। जो हमने टाइटल डाला है, ये हमारा एक एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ मैं इस टाइटल का, कि बाहर के बच्चों का एडमिशन बहुत ही कम हो जाएगा आने वाले दिनों में। ये ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे ही हेडिंग बना दिया, वीडियो लोग देखेंगे ताकि ये क्या बता दिए। एक बिल्कुल एनालिटिकल हम आप पॉइंट्स बताएंगे जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो लोग जो लोग हमारे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लिए। अलीगढ़ से रिलेटेड, जामिया से भी, मगर अलीगढ़ का चूँकि हमारा ये सेंटर अलीगढ़ में ही है,
तो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं सुनना और समझना चाहते हैं तो वो हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे। तो अगर नए हैं तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो एडमिशन है बच्चों का, बाहर के बच्चों का, खासकर जो सराउंडिंग के बच्चे हैं, अलीगढ़ के बाहर के बच्चे हैं, उनका क्यों हो जाएगा कम, उस पॉइंट को सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या है ये कि सबसे पहले तो ये देखिए कि सिलेबस सिलेबस जो हमारा सिलेबस होता है, एक तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अपना स्टेट्स का सिलेबस चलाते हैं, स्टेट सिलेबस चलाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बंगाल में जो है, बंगाल का अगर इधर जाते हैं तो बंगाल है, तो बंगाल में अपना माध्यमिक चलता है, माध्यमिक का अपना एक सिलेबस होता है। वो जो एमयू में टेस्ट होता है उसका सिलेबस जो है, सीबीएसई बोर्ड के जो 9th-10th के कोर्स है, एनसीईआरटी 9th कोर्स है, सीबीएसई बोर्ड होता है, एनसीईआरटी का कोर्स होता है, तो वो कोर्स चलता है। लेकिन बंगाल में जाएंगे तो वहाँ अपना एक कोर्स चलता है, बिहार में भी अपना कोर्स चलता है। लेकिन देखा गया कि बिहार ने ऐसा किया है कि जो एनसीईआरटी बुक है, ज़्यादातर जो स्कूल है सीबीएसई से अफिलिएटेड है, बिहार में ज़्यादातर स्कूल सीबीएसई से अफिलिएटेड है तो एनसीईआरटी कोर्स चलाते हैं। तो बिहार के बच्चों को तो थोड़ा सा अपडेट है जो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका कोर्स अलग होता है। बंगाल में तो प्राइवेट स्कूल भी माध्यमिक चलाती है या फिर आईसीएसई बोर्ड चलाती है, तो वहाँ के बच्चों का सिलेबस अलग है। दूसरा, अब जो बड़ा इशू अब शुरू होने जा रहा है कि अभी 2023 से नया एजुकेशन पैटर्न शुरू हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक तो कोर्स बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। एनसीईआरटी का कोर्स भी जो पहले था उसमें से भी काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है और बिल्कुल इजी कर दिया गया है। तो सीबीएसई एनसीईआरटी का कोर्स, एनसीईआरटी का जो कोर्स है, जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, एनसीईआरटी का कोर्स बहुत ही रिड्यूस्ड हो गया है। यानी जो बच्चे जैसे बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के थे, या बिहार के थे, या यूपी बोर्ड के थे, या फिर किसी कश्मीर बोर्ड के थे, या किसी भी बोर्ड के थे, तो पहले तो इनका बोर्ड का डिफरेंस था। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हम बता रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट है तो एनसीईआरटी कोर्स चलाते हैं, तो वो एनसीईआरटी कोर्स चला रहे हैं। पहले स्टैंडर्ड था एनसीईआरटी कोर्स, लेकिन अब क्या हुआ है कि एनसीईआरटी के कोर्स को, जो नया एजुकेशन कैरिकुलम शुरू हो रहा है, ये 5 ईयर प्रोग्राम जो अभी शुरू हुआ है, उसमें जो है ये जो है बहुत ही कोर्स कम कर दिया है, बहुत ही ईजी कर दिया है। अब क्या होगा कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनका भी नॉलेज का जो डेप्थ होगा बहुत ही कम हो गया है। अभी भी देखा होगा आप लोगों ने, भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम, 80% 90% मार्क्स है, मगर अगर रियल में अगर नॉलेज देखते हैं उसका, तो नॉलेज उस लेवल का नहीं है जितना उसके मार्क्स है। ठीक है, और आने वाले दिनों में एक तो ये भी हो गया कि अब बोर्ड ही नहीं होगा, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा। और सेमेस्टर सिस्टम स्कूल कंडक्ट करता रहेगा, और वो इस सेमेस्टर सिस्टम होगा तो जाहिर है हर स्कूल तो अपने स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए सभी के परफॉर्मेंस अच्छा चलते रहेंगे। पहले एक था कि भाई बोर्ड होता था, सीबीएसई का बोर्ड होता था, 10 क्लास का बोर्ड होगा तो बोर्ड का प्रिपरेशन होगा, बोर्ड का मार्क्स होगा, और बोर्ड का मार्कशीट हमें सारी ज़िंदगी काम आता है। तो लोग एक बोर्ड का एक माहौल बनता था पढ़ने का, समझने का, और वो पढ़ते थे, समझते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे। बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, बाहर से भी जो रिफ्रेशर के बुक्स होते थे उससे भी प्रैक्टिस करते थे। उससे प्रैक्टिस करने से क्या होता, उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता था, हार्ड वर्क करने की एक उनके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करता था। लेकिन अब जब कोर्स इतना मिनिमम हो गया है, और बोर्ड में भी एग्ज़ाम में जो पेपर आएंगे ज़्यादातर एनसीईआरटी से आएंगे, एक तो कोर्स कम, एक उसके ऊपर आसान, और उसके ऊपर बुक से सवाल, तो बच्चे का जो मेंटल जो डेवलपमेंट होना चाहिए इस एज पे आके, 16-17 साल के एज पे आके, वो उतना नहीं होगा। आने वाले दिनों में तो और भी नहीं होगा। अभी जितना हुआ है, इससे पहले जितना हुआ था अब हुआ है, आने वाले दिनों में और भी नहीं होगा।
ठीक है। तो जो बच्चा 10th पास भी हो जाएगा मगर उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, नॉलेज के साथ साथ हार्ड वर्किंग कम हो जाएगा, टॉलरेंसी कम हो जाएगा, स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो वो बच्चे के अंदर बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, compete करना और उसमें अपने आप को सर्वाइव करना एक डिफिकल्ट होता जाएगा। कितनी बात समझ में आई? और आने वाला दिन कंपटीशन बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो बजाय बच्चे का हार्ड कैपेसिटी हार्ड वर्किंग कैपेसिटी बूस्ट करने का, इम्प्रूव करने के बजाय वो अब रिड्यूस कर रहे हैं और लाइफ जो है ना उधर डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो काफ़ी गैप हो जाएगा सिचुएशन एंड कैपेसिटी में। कैसा सिचुएशन बाहर की तरफ डेवलप हो रहा है और जो स्टूडेंट के अंदर जो कैपेबिलिटी डेवलप करा रहे हैं हम लोग, उसमें और उसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस आ जाएगा, काफ़ी गैप बढ़ने लगेगा। यानी बच्चा आगे चल के अपने फ्यूचर लाइफ में कंपेरेबल नहीं हो पाएगा, compete नहीं कर पाएगा किसी भी जगह से। तो ये तो मैं पहला आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत आगे निकल गए। हम पहले ये बात बता रहे हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो ना रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने की वजह से इवन सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो कहीं पे भी बिहार में, यूपी में, अलीगढ़ में, कहीं पे भी है, वो सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से वही सिलेबस को वो पढ़ेंगे पूरे साल। पूरे साल उसी सिलेबस को पहले सेमेस्टर में इतना आ रहा तो उतना पढ़ेंगे, फिर वो सेमेस्टर हो जाएगा तो दूसरे सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे। और चूंकि वो सिलेबस खुद बहुत आसान है, बहुत कम है, उतना ही में उनका दिसंबर जनवरी खत्म हो जाएगा। दिसंबर जनवरी तक जाते जाते ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। फरवरी मार्च में उनका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा। तो उनके पास जो नॉलेज का लेवल होगा, जो बुक है उससे, और अगर कुछ बच्चे अगर थोड़ा कहीं पे भी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ तो थोड़ा बाहर से भी वो रिफ्रेशर के हेल्प से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। अब क्या है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं दे सकते, दो चार सवाल दे सकते हैं, तो उसी हिसाब से बाकी तो बच्चा पास हो ही जाता है। और चूंकि एग्ज़ाम का डर नहीं होगा तो वो चूंकि एग्ज़ाम नहीं देना है तो इसलिए उसको और इतना टेंशन नहीं है कि पढ़ना ज़रूरी है। वो तो पहले फेल होते थे, पहले फेल हो जाते थे तो उसी क्लास पे रुक जाते थे, गार्जियन भी बहुत टेंशन में आ जाते थे। तो बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से गार्जियन भी बच्चों को स्कूल भी भेजते थे, साथ ही उनको सप्लीमेंट में ट्यूटर भी लगा देते थे या किसी कोचिंग में भेजते थे कि जाके वहाँ पे तुम्हें कमी हो रही है तो अपनी कमी को पूरा करो। वो फिर अच्छा बोर्ड में पेपर भी आते थे तो बुक से कम आते थे, बाहर से ज़्यादा आते थे, तो बुक का भी पढ़ता था बच्चा, बाहर का भी पढ़ता था। तो बुक प्लस आउटसाइड जो कोर्स क्वेश्चन होते थे उसको प्रैक्टिस करता था, उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट होता था। लेकिन अब क्या होगा कि पूरे साल में, यानी जो मान लो जुलाई से हमारे यहाँ जुलाई से, अब वैसे तो अप्रैल से शुरू हो जाता है, अप्रैल से लेके अप्रैल से लेके दिसंबर जनवरी तक वो कोर्स करेगा और जनवरी फरवरी तक आते आते वो 10th क्लास या 10th क्लास के बच्चा जो बोर्ड देगा वो उतना ही नॉलेज को गेन कर पाएगा या उससे 10 से 20%, 10 टू 20%, 10 टू 20% हायर लेगा। यानी 10 टू 20% अगर ज़्यादा भी नॉलेज लेता है तब भी ये जो कोर्स पहले वाला था एनसीईआरटी का उसके बराबर भी नहीं हो पाएगा। जितना रिड्यूस हुआ, अब आप देखेंगे बुक को, जो लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं आप देखेंगे तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि अगर 10 टू 20% अगर एडिशनल भी पढ़ लेता है तब भी वो पुराने वाले एनसीईआरटी के बराबर नहीं हो पाएगा। तो क्या हम कहना चाह रहे थे कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम आने वाला है जिसकी वजह से इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, कि बच्चे का जो स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज है वो बहुत ही कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जा रहा है। कितनी बात सुनी। लेकिन जो टेस्ट हो रहा है, एमयू का जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट का जो लेवल है, टेस्ट लेवल, टेस्ट लेवल है, क्या टेस्ट लेवल है? देखिए वो तो 9th 10th के कोर्स रखते हैं। एमयू में जो 11th साइंस डिप्लोमा का जो कोर्स है, 9th 10th का मैथ और साइंस होता है, वो पूरा ही मैथ साइंस होता है, साथ ही जीके एंड इंडो इस्लामिक कल्चर भी होता है। लेकिन मैथ साइंस पे अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो 11th के टेस्ट जो है ना काफ़ी दिन से हो रहे हैं।
94 95 के आसपास से हो रहे हैं एमयू में 11th एंट्रेंस के टेस्ट, और तब से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल ऑलरेडी उसमें आ चुके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, ये एक सिस्टम चला है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो अगर 95 से भी अगर काउंट करते हैं तो 2023 हो गया, ठीक है। तो लगभग 28 ईयर्स हो गए। अगर मैं 25 ईयर्स ही करता हूँ, 25 ईयर्स ही लेता हूँ, और हर साल 100 क्वेश्चन आए हैं, हर साल 100 क्वेश्चन आए हैं, तो 2500 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं अब तक। अगर पुराने पेपर को देखने जाएंगे तो, लेकिन उतने पुराने पेपर मिलना भी मुश्किल है मार्केट में, क्योंकि पिछले 8-10 साल के तो क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर इतने क्वेश्चन करें तो इतनी मोटी किताब खुद हो जाएगी वो, ठीक है, उतनी मोटी खाली पेपर्स हो जाएंगे, 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2500 क्वेश्चन का मतलब समझ में आए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर हम PYQ को ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अगर हम लोग पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चन को करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन है वो पुराने सिलेबस के क्वेश्चन है, कुछ बहुत सारे पुराने क्वेश्चन भी है या पुराने सिलेबस भी है, वो अब नहीं रहे सिलेबस। कितनी बात सुन में, कितनी बात सुन में। तो ये पुराने क्वेश्चन, और अब क्या हो रहा है कि चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं इनडायरेक्ट वे से। डायरेक्टली एज इट इज तो बहुत कम आते हैं, हाँ इनडायरेक्ट वे से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब 100 में जो है, अगर मान लो 10-15 क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 10-15 से तो सिलेक्शन तो होना नहीं है, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो जायद 80, अगर 10 से 15 क्वेश्चन हो गया, यानी कि 80 क्वेश्चन भी हम मान ले तो 80 क्वेश्चन नए बनेंगे। तो जब हम लोग ऑलरेडी 2500 क्वेश्चन पहले बना चुके हैं उसी सिलेबस है, या हटा सिलेबस कम करके, तो अब जो बचा हुआ सिलेबस है इसमें तो थोड़े से मटेरियल है, बहुत ही आसान है। तो वो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो वो सिलेबस उसी कंटेंट से अलग से बनाएंगे, थोड़ा इस हटकर बनाएंगे। वो सवाल जो बनाएंगे वो हटकर भी बनेगा, वो आपके कोर्स में भी नहीं होगा। यानी कोर्स का मतलब कि ये जो आपने पढ़ के अभी आ रहे हैं 10th क्लास के बोर्ड में, उस जगह नहीं है। हाँ, उसी के रेफरेंस में वो सवाल बने हुए, वो पहले के कोर्स के हिसाब से है। अब जैसे लाइट है, जैसे फिजिक्स में एक लाइट ही चैप्टर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी जो चैप्टर है और पहले जो चैप्टर था, बहुत सारे मटेरियल को कम कर दिया गया है। हाँ, टाइटल वही है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन बहुत सारे कंटेंट को कम कर दिया गया है। और बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, तो उसमें जो पूछे हुए तो रिपीट बार बार तो हो नहीं सकता, तो नए बनाएंगे। अब जब नए बनाएंगे तो जाहिर है उसी में से कहीं ना कहीं से बनाएंगे, इधर से बारीकी से ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे कि ये पूछ लो वो पूछ लो। तो वो बच्चा इतना बारीकी से तो पढ़ेगा नहीं, वो तो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मोटा मोटा पास होने के लिए पढ़ा था, उतनी बारीकी उसको पता भी नहीं है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। तो अब क्या हो रहा है कि एक पहले क्वेश्चन पूछे जाने की वजह से अब जो भी नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ही बारीकी से बने जा रहे हैं। यानी जो सिलेबस में है, या जो पहले के जो सिलेबस थे थोड़े पहले से, जैसे अब तो बहुत ही कम हो गया, इससे पहले वाले सिलेबस, उनमें से जो बहुत छोटी छोटी बारीकियां बची हुई हैं, उनमें से सवाल को डेवलप किया जा रहा है। ये इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है कि कंटेंट तो उसी में है, पर बच्चे को हाथ नहीं लगेगा। क्या समझ में आए कि क्वेश्चन को कुछ उस तरह से बना रहे हैं कि है तो टॉपिक टाइटल मटेरियल उसी जगह, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। वो सवाल ऐसा बना रहे हैं, बच्चा पढ़ के गया सीधा सीधा 10th क्लास का बोर्ड दिया, बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो डेवलप हुई नहीं कि वो ट्विस्ट एंड टर्न को समझ सके, टर्न एंड ट्विस्ट को समझ सके। बाहर से कोई एडिशनल प्रैक्टिस नहीं है उसके, तो उसका जो कैपेबिलिटी जो डेवलप हो रहा है वो हुआ नहीं। और अब क्वेश्चन जो बन के आ रहे हैं टेस्ट में, वो बहुत ही अलग टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। और अलग टाइप का क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से बन के आ रहा है बुक में ही, ठीक। तो अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिलेबस का और लेवल ऑफ टेस्ट जो है ना, लेवल ऑफ टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव होते जा रहा है। इम्प्रूव का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि जाहिर है उनके पास जो है कंटेंट नहीं है कि इस बुक में जिससे वह सवाल पूछे।
मैं ज़ाहिर है टेस्ट लेना है, बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए टेस्ट लेना पड़ेगा, टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन देना पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ से दे? इसमें जो मटेरियल है जो कोर्स में वो तो बहुत ही कम है, तो ज़ाहिर है उसी टॉपिक के हिसाब से थोड़े से अलग से पूछने पड़ेंगे। है टॉपिक उसी का। अब जैसे लाइट रिफ्लेक्शन लाइट है, 9th 10th में भी है, 12th में भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, उतने बड़े पे नहीं जाएंगे। इन्हीं के चैप्टर रिफ्लेक्शन में ही बहुत सारी बातें हैं, वो वहाँ से उठा के लेके आ जाएंगे, जो रिफ्लेक्शन में बारीकी को बताता है। कितनी बात सुनी? तो कहने का मतलब ये कि जो टेस्ट पेपर बन रहा है उसका लेवल डिफिकल्ट की तरफ जा रहा है, और जो हमारा कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो इजी की तरफ जा रहा है। यानी कि पेपर का लेवल तो ऊपर की तरफ जा रहा है, पेपर का लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो कंटेंट लेवल है, कंटेंट लेवल है या सिलेबस का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, तो ये गैप जो है ना, ये गैप जो है ना बढ़ता जा रहा है, ये गैप। ठीक, कितनी बात समझ में? इतनी दो बातें समझ में आई, मिटा दो इसको। आगे मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ। ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो इसे समझ लिए कि एक सिलेबस जो अब हमारे पास है, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इवन सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड हटा दो, सब छोड़ दो, सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो बहुत कम होते जा रहा है, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद मैं बता जा रहा हूँ कि ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है, और ये जो बच्चे होते हैं जो 10th क्लास में है, इनका जो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उनके जो चेंजेस आ रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि अब बच्चा का क्या सीन है सिलेबस में और पेपर के बीच में, बच्चा है और वो स्टूडेंट्स का क्या रोल है और क्या बीतता है या क्या होता है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर जो टाइटल दे रहा हूँ मैं, हेडिंग डाला है, वो स्टूडेंट कंडीशन। अब एक बच्चा है जो 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, हम आप समझिए, हम लोग सभी अब पेरेंट हो जाएगा, और आप जानते हैं बच्चे का जो 10th क्लास में आया है बच्चा आपका, ये हमारा बच्चा, तो वो 9th 10th में कैसे पढ़ते आया है, उसके जो ट्रेंड है स्टडी का, स्पोर्ट्स का, बाकी टाइम का, कैसे उसका टाइम उसका बीतता है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि बच्चा सुबह से उठता है, स्कूल जाता है, 2 बजे तक आता है, फिर थोड़ा आराम करता है, शाम में थोड़ा सा कहीं कोचिंग वोचिंग जाना होता है, तो वो कोचिंग जाके थोड़ा सा पढ़ता है, फिर आता है, खेलता है, खेलता नहीं खेलता मोबाइल में, तो मोबाइल में भी बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं। तो इस तरह का उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। लेकिन जो उसकी पढ़ाई हो रही है वो तो करंट बैच की पढ़ाई हो रही थी, और थोड़ा सा किसी किसी जगह पे एडिशनल क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक, वो मार्च के महीने में जब बोर्ड दे देगा, वो मार्च के महीने में जब वो बोर्ड का एग्जाम देगा, तो वो बोर्ड के एग्जाम से ही रेफरेंस में पढ़ेगा। जैसे मैथ है, साइंस है, सोशल स्टडी है, इंग्लिश है, वो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से पढ़ेगा वो, और उसको एग्जाम को दे कर अब फ्री होगा। जब वो मार्च में फ्री होगा, मार्च के एंड तक फ्री होगा, तो एएमयू का फॉर्म इधर जनवरी फरवरी में, जनवरी के एंड फरवरी में आ जाता है, जो यूजुअल टाइम है कि एएमयू का जो फॉर्म आता है ये जनवरी के एंड में आता है या फरवरी में आ जाता है, अगर सब ठीक रहा तो ये जो है यहाँ पे फॉर्म आ जाता है, फॉर्म भरते हैं बच्चे, और बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे बच्चे भरते हैं। बढ़ने के बाद आमतौर पे जो जनरल ट्रेंड है वो अप्रैल के एंड में होता है, अप्रैल के एंड या फिर मई में टेस्ट होता है आमतौर पे। कभी कभी मई के एंड में भी चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग मई मान सकते हैं, मई के फुल मंथ तो मान सकते हैं इसमें, या तो अप्रैल के एंड होगा या मई में कहीं ना कहीं जाके मान लेंगे। अब बच्चा जो मार्च में एग्जाम दे के मार्च के एंड में फ्री हुआ है, तो मार्च में वो 28 तारीख या 29 तारीख को फ्री हुआ है, तो जाहिर है वो मार्च का तो महीना ख़त्म ही हो गया। ठीक है, मार्च तो ख़त्म ही हो गया ये। ठीक, अब ये अप्रैल में जब अगर चलेगा तैयारी करने के लिए, अप्रैल में बच्चा, तो मैं मान लिया कि मई के एंड में टेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल एंड में, मई के एंड में टेस्ट है, तो अप्रैल 1 महीना यानी कि 30 डेज, और मई का फिर कुछ दिन यानी कि 20 डेज तो मान ही लो इसको, तो 50 डेज, यानी मोर और लेस इसको 50 डेज मिलेंगे।
कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। अब ये जो कंपटीशन की बच्चा तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा जैसे एमयू में आना चाहता है और तैयारी करना चाहता है, तो उसके पास एवरेज 50 डेज 45 टू 50 डेज मिलेंगे तैयारी करने के लिए। जब वो बच्चा अलीगढ़ में आके तैयारी करना चाहता है या अपने घर से करना चाहता है, बहुत सारे के मोड है आजकल, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी मोड मिल रहे हैं, ठीक है। तो आमतौर पे बच्चे, बहुत सारे जो गार्जियन होते हैं बच्चों को लेके आते हैं अलीगढ़ में तैयारी कराने के लिए, तो अलीगढ़ में आते हैं तैयारी करने के लिए। कुछ लोग अपने घर से कर रहे हैं, जैसे भी तरीका वो अपना घर से कर रहे हैं। अब वो बच्चा जब अलीगढ़ आता है अप्रैल के महीने में, ठीक है, तो जब अप्रैल के महीने में जब यहाँ आएगा, तो आगे किसी न किसी XYZ कोचिंग में जाएगा, ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने के बाद वो अब यहाँ पे अकेला ही रहेगा, अकेला है या फिर उसके एक दो जानने वाले उनके साथ किसी न किसी एक घर पे वो रेंट पे रहेगा या किसी के रिश्तेदार के यहाँ रहेगा। तो आमतौर पे लोग रिश्तेदार के यहाँ नहीं रखते कि भाई पता नहीं बच्चे को क्या रहे क्या न रहे, तो बहुत सारी बातें, रिलेशन खराब होने का डर भी रहता है। तो आमतौर पे बच्चों को इंडिपेंडेंट रखते हैं, कहीं पे रखते हैं। अब वो बच्चा जब अकेला रहेगा या एक दो दोस्त है या रहेगा, तो वो अब इस 30-35 दिन में एक तो उसका हर चीज़ के परेशानी होगी। क्यों? सुबह उठेगा तो नाश्ता कैसे करे, क्योंकि घर पे तो घर वाले बना के पिलाते थे, खिलाते थे, ठीक है। दोपहर में खाना कहाँ खाएगा? होटल में खाना, टिफ़िन में खाना है। रात में फिर होटल या टिफ़िन खाना है। अब ये जो होटल एंड टिफ़िन है, ये जो घर का खाना से बहुत ही अलग होते हैं। तो ये जो बच्चा है जब यहाँ पहुँचता है अलीगढ़ में कि हाँ जाके हम तैयारी करेंगे शौक में, तो यहाँ आके तैयारी करना शुरू करता है। लेकिन हफ्ते 10 दिन तो उसे यही समझ में कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, ठीक है। कि जो शुरुआती दिन होते हैं वो बच्चे को समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि घर पे सारी फैसिलिटी मिलती है, सुबह से शाम रात सारी फैसिलिटी घर से प्रोवाइड होता है। हर चीज़, बच्चे को कुछ करना नहीं होता, खाली पढ़ो तुम। अब यहाँ पे जब आएगा तो उसे हर काम खुद से करना है। उठना है, नाश्ते का इंतजाम करना है, फिर लंच है आया, सूखी रोटी आ रही है, मोटी रोटी आ रही है, कच्ची रोटी आ रही है, खा पकी हुई। अब वो देख के भी उसे रोना आता है शुरुआती दिन में। अब कुछ दिन तो उसका हफ्ते 10 दिन एडजस्टमेंट में और रोने में और घर की याद में गुजर जाते हैं। मान लो 10-12 दिन, 15 अप्रैल तक पहुंच गई ये सीन होते होते। अब वो जब थोड़ा सा एडजस्ट होता है तो वो पढ़ाई की तरफ फोकस करता है। जब वो पढ़ने जाता है तो चूंकि कोचिंग वाले जिस कोचिंग में भी गए उनको एक प्रिपरेशन के हिसाब से एक उन्होंने अपना मॉडल बना रखा है कि इतने चीज़ें बच्चों को पढ़ाना है हमें, ठीक है, इतने चीज़ें बच्चों को पढ़ाना ही है मुझे, किसी भी हाल में, इतने दिनों में। अब वो क्या होता है कि जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो 3 घंटे, किसी के यहाँ 3 घंटे, किसी के 2 घंटे, किसी के यहाँ 4 घंटे भी है। तो वो क्या होता है कि वो एक आता है टीचर और आने के बाद उसको एक लेक्चर को धड़ 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 वो पढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे टाइम बाउंड कोर्स कंप्लीट करना है। तो वो बहुत तेजी से पढ़ाता जाता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंटर। अब वो जो बच्चा है वो तो अपने घरों पे जो एग्जाम की जो तैयारी कर रहा था वो बहुत ही सिस्टम से चल रहा था, हल्के हल्के आराम आराम चल रहा था। कोर्स तो हल्का था ही, वहाँ के लोकल जो कोचिंग में जहाँ पे था वो उसको भी बहुत आराम आराम से पढ़ाते क्योंकि उनका कोर्स कम था। और उतने कम को अगर ठीक से पढ़ा देंगे तो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसको 8 महीने तक इंगेज करके रखना है। तो 8 महीने के लिए फिर उसको हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते गए, थोड़ा प्रैक्टिस कराते गए। कितनी बात सुनी। तो वो क्या हुआ कि उसकी जो आदत है एक स्लो स्टीडी वाली अभी आदत है। यहाँ पे आते डे 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 स्पीड से पढ़ाई हो रही है। अब वो 2 4 10 दिन तो वो चाहता है कि मैं किसी तरह से कोप अप करूँ कि ये पढ़ा इन्होंने जाकर रिवीजन किया, ये पढ़ाया जाकर रिवीजन किया, ये पढ़ाया जाकर रिवीजन किया। मगर जिस पीरियड में ये हो रहा होता है वो अप्रैल का महीना चल रहा होता है, मिड ऑफ अप्रैल चल रहा होता है, 16 17 18 19 20 अप्रैल चल रहा होता है। यहाँ पे गर्मी भी बहुत तेज हो जाती है अलीगढ़ में आके। गर्मी होता है, बारिश होती है, जगह चेंज होता है, बच्चा अपनी जगह से आता है। यहाँ पे चूँकि उसके हालात खाना-पीना काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, तो तबीयत भी खराब होने लगती है। तबीयत जब खराब होने लगता है, तो फिर वो 2 4 दिन भूल जाता है और फिर जब वो रिकवर होके फिर अगर जॉइन करता है, क्लास को फिर से ट्रैप करने जाता है या क्लास को फिर रेगुलेट करने जाता है, तो अप्रैल के एंड तक पहुँच जाता है। लेकिन जिस वक़्त अप्रैल का एंड आता है, वो देखता है कि बहुत सारे कोर्स टीचरों ने पढ़ा के ख़त्म कर दिया।
और क्योंकि टीचर को भी डेट टेस्ट डेट्स के रेस्पेक्ट पे चलना पड़ता है कि इस डेट तक मुझे कोर्स को कंप्लीट करना है, तो वो तेजी से चले जा रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उन्हें भी मजबूरी है उनकी भी कि उनके उसी टाइम बाउंड पे उसे ख़त्म भी करना है। कम से कम ये तो नहीं कहे कि बच्चा के कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि वो फिर अपने स्पीड से ही चलता रहता है, लेकिन बच्चे का इधर जो हालात होते हैं, जब वो रिकवर होके फिर या नहीं भी खराब हुआ, तब भी इतना ज़्यादा रिवीजन करने की उसके अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं है वो। ऐसा उससे पहले नहीं हो पाया था, घर पे रह के नहीं हो पाया था। अब तो हालात घर के सपोर्ट भी नहीं है, खाली फ़ोन आता है, फ़ोन से और उसके बाद इतने सारे तनाव, खिंचाव, पढ़ाओ, टेस्ट, ये वो। कुछ दिन तो बच्चा कोप अप करना चाहता है, करते जाता है, लेकिन बाद में फिर वो जब देखता है कि गाड़ी की रफ्तार यानी पढ़ाई की रफ्तार उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिदम उसका टूटने लगता है। फिर वो एक उस स्टेज पे आने लगता है कि अब यहाँ पे आए हैं, कोचिंग को फीस जमा किया है, रेंट दिया है, इतना उम्मीद से आए हैं, तो अब पूरा कोर्स को कंप्लीट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब तो जितना पढ़ाना तो पढ़ते हैं। फिर वो बाकी जो दिन है, वो बच्चा उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाता उस बच्चे से, क्योंकि वो दम तोड़ चुका है, वो अंदर से टूट चुका है। उसके अंदर से समझ में आ रहा है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, ये मुझे कैप्चर में नहीं आएगा, कि काबू में नहीं आएगा। ये नेचुरल बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं कहानी सुना रहा हूँ। ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, और आप फील करेंगे जब यहाँ रहेंगे तब। या हम फील करते हैं, बच्चे जो हमारे पास भी बच्चे बहुत सारे आते हैं बाहर के, बहुत सारे बच्चे आते हैं, और जो हालात के साथ साथ जो सीनरियों के जैसे जैसे हम कहते हैं कि रेस का शुरुआत तो सब करते हैं। जैसे एक लाइन है, जैसे यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, यहाँ से दौड़ना तो बहुत लोग शुरू करते हैं मेरे साथ भी आकर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मंजिल यहाँ है ना, यहाँ जाते बीच में बहुत लोग गिरने लगते हैं, गिरते जाते गिरते जाते गिरते जाते। कुछ लोग दम दबा के, दम किसी भी हाल में ये चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ज़्यादातर तो लोग यहाँ दम तोड़ चुके होते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत जुटा के यहाँ तक पहुँचते हैं, चाहे जिस हाल में हो। लेकिन हाँ, जब हिम्मत जुटा के जब पहुँचते हैं, तो उनका जो प्रिपरेशन लेवल होता है, जो प्रिपरेशन लेवल होता है, वो भी अप टू मार्क नहीं हो पाता है। ठीक है, जो प्रिपरेशन होता है, बहुत सारे तो यहाँ दम छोड़ चुके हैं, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ भी बच के चलते हैं यहाँ मंथ लास्ट डेट तक पहुँचते हैं, वो यहाँ जो पहुँचते हैं, वो भी उनका प्रिपरेशन भी ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि क्वेश्चन का हमने पहले ही बताया कि क्वेश्चन का जो लेवल है, टेस्ट लेवल, वो पहले से ज़्यादा होते जा रहा है। तो वो क्या है कि वो कॉम्प्लेक्शन जो है क्वेश्चन में, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन बच्चे के पास जो नॉलेज है, वो अभी तो वो खाली नॉलेज को इनरिच किया है, जैसे हम बोलते हैं ना, जस्ट खाओ 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 खाओ, नॉलेज लो लो, नॉलेज ही लिया उसने। नॉलेज को रेडिएट करना, एनालिसिस करना, आइडिया को डेवलप करना, अपने दिमाग से उसको फिर क्लासीफाई करना कि अगर ये हुआ तो ऐसे, ये हुआ तो ऐसे, इतना उसके पास टाइम ही नहीं मिलता, इतना टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे जो था, यहाँ पे तो अभी रेगुलर में एकेडमिक में तो खाली 10th क्लास का पढ़ के आया था, यहाँ उसको 9th क्लास का भी पढ़ना होता है, और जाहिर है 9th का भी याद करो या पिछले दिनों का जो पढ़ा हुआ है उसे याद करो, और 10th क्लास का तो पूरा करना ही करना है। तो कोर्स भी बहुत है, कोर्स भी उसके रेफरेंस से बहुत हो जाता है, टाइम बहुत कम होता है, और इसके यहाँ के जो हालात है, वो कई सारे पैरामीटर्स हैं, वो जो उसको तोड़ते रहते हैं। ये कई सारे ऐसे हालात हैं जो स्टूडेंट के कंडीशन में हम लोग ऐड करते हैं। तो कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स का जो है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, कई सारी बातें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कोर्स एक, कोर्स जो है बहुत ज़्यादा होता है कोर्स। दूसरा जो है टाइम, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम। तीसरा जो है सराउंडिंग कंडीशन, सपोर्टिंग कंडीशन, सपोर्टिंग सराउंडिंग कंडीशन, ठीक है ना। जो सराउंडिंग कंडीशन है, जो गर्मी बरसात ये महीना चेंज होता है, सपोर्टिंग कंडीशन है। लिमिटेड टाइम है, तो ये जो कोर्स है, टाइम कम होता है, हालात ऐसे होते हैं, और उसका फिर पर्सनल, एक पर्सनल बिहेवियर भी तो एक चीज़ होती है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मनमौजी होते हैं, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाले बच्चों की हाल बता रहा हूँ मैं। वो बच्चे जो मेहनत कर सकते हैं या करेंगे, उनकी हाल बता रहा हूँ। वो बच्चे जिनके माँ बाप ने अपने घरों में बड़े आराम से रखा है, हर ज़रूरतें पूरी की है, ना गर्मी हो, गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया है। गर्मी है तो उसने एसी लगा रखा है, सर्दी है तो सारी चीज़ें रूम हीटर लगा के दिया है, वो घर में था। लेकिन जब वो यहाँ आएगा मार्च अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, तो जब चलचलाती गर्मी पड़ेगी, तो वो गर्मी में तपतपा जाएगा वो बच्चा। ठीक है, घर में एसी था, यहाँ थोड़ी एसी है। एसी वाला किराए का रूम में दोगे तो उसका बिजली का बिल भी भरना है। घर पे तो उसको पता नहीं, माँ-बाप भरेंगे कोई बात नहीं, लाइट नहीं आती। ऐसे टाइम में जब लाइट का शॉर्टेज होने लगता है, सप्लाई कम आता है। कितनी बात सुन में मैं ये बातें बता रहा हूँ, तो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी बता रहा हूँ, जो मंजिल तक जाएँगे। बाकी जो बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ़ घर में जीकर अलीगढ़ में आया तैयारी करने के लिए, तो वो बीच में ही दम तोड़ जाते हैं। बाकी वो टाइम काट रहे होते हैं, आराम से खा पी रहे होते हैं और गार्जियन को बता रहे होते हैं मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि मैं आउट ऑफ ट्रैक हूँ और मैं घर वालों को क्यों मायूस करूँ, तो इसलिए वो घर वालों को भी संतुष्ट रखने के लिए वो कहता मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। फिर बाद में टेस्ट होगा, वो देखा जाएगा क्या रिजल्ट होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन कम से कम उस वक्त वो खुद भी रिलैक्स में रहता है ये कह के, और गार्जियन को भी संतुष्ट रखता है। कितनी बात समझ में? ये जो रियल फैक्ट है वो हम बता रहे हैं, तो ये चल रहा होता रियल फैक्ट। कितनी बात समझ? कुछ बच्चे जो तैयारी करके उस टाइम तक स्ट्रगल करते रहते हैं ताकि मुझे एडमिशन मिले, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कितनी बात समझ में आई? और वो भी उनकी भी तैयारी ऐसी होती है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से नहीं होता। तो ये तीसरा पैरामीटर होता है, जो कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स कंडीशन। ठीक है ना, स्टूडेंट कंडीशन, स्टूडेंट कंडीशन, ये तीसरा पैरामीटर होता है। जिस वक्त प्रिपरेशन चल रहा होता है उस वक्त की बता रहा हूँ, उस वक्त की बता रहा हूँ कि वो जो हालात होते हैं, उन हालात में बच्चे का कितनी तैयारी चल रही है, कैसे चल रही है, क्या वो कंपटीशन को बीट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा होता है, वो उस टाइम में क्या चल रहा होता है, बच्चों पे क्या चल रहा होता है, सराउंडिंग में क्या चल रहा होता है, कोर्स में क्या चल रहा होता है, कोचिंग में क्या चल रहा होता है, कोचिंग वाले पे क्या बीत रही होती है, क्योंकि उसको टाइम बाउंड है तो उसे कोर्स कंप्लीट कराना क्योंकि पैसा लिया उसने, नहीं कोर्स कराएगा तो गार्जियन भी बोलेंगे, बच्चा बोलेगा सर मेरा कुछ छूट गया। तो बहुत सारी वजह के, तो वो जो एक सिनेरियो प्रैक्टिकली चल रहा होता है, उसमें जो बच्चे ऐसे हैं, बहुत थोड़े से बच्चे बच जाते हैं जिनकी तैयारी थोड़ी हो पाती है उस वक्त के हिसाब से। ठीक है, जैसे कोई टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छे से ट्रिक्स बता रहा है, लेकिन टीचर को वो जो ट्रिक्स वो आया है, वो काफ़ी दिनों पढ़ाने, समझाने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, वो टीचर को वो ट्रिक्स आया है और वो ट्रिक शॉर्ट्स में दे रहा है, बच्चों को दे रहा है। लेकिन वो बच्चा अभी पहली दफ़ा वो ट्रिक सीखा है, उसे तो 2, 4, 10 क्वेश्चन करेगा, तभी तो उसके दिमाग में बैठेगा। मगर 2, 4, 10 क्वेश्चन करने के लिए 2, 4, 10 क्वेश्चन होने चाहिए और उसे करने के लिए उतना टाइम होना चाहिए। क्योंकि अगला दिन जैसे आता फिर नई चीज़ें शुरू हो जाती है, नई पढ़ाई, नया अगला कोर्स, ये कोर्स, टाइम नहीं मिलता। प्रॉपर रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता और उतना रिवीजन नहीं होने की वजह से वो ट्रिक्स तो टीचर बताते हैं हर चीज़ के, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्ट के जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं बताते हैं, मगर बच्चा भी समझ पाता है, वो टेम्प्रोरी टाइम बिंग के लिए, फॉर द टाइम बिंग के लिए समझ जाता है, लेकिन वो उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो, उसमें से बहुत कम चांस रहता है कि वो बिल्कुल सक्सेसफुल। उसे पता है फॉर्मूला, बहुत सारी चीज़ें पता है, ट्रिक्स भी पता है, मगर वो एग्ज़ाम हॉल का एक सिनेरियो एक अलग होता है। वो मैं अभी बताऊँगा एग्ज़ाम हॉल का सिनेरियो। ये तो मैं ये प्रिपरेशन का सिनेरियो कंडीशन बता रहा हूँ, स्टूडेंट कंडीशन बता रहा हूँ। कितनी बात समझ में आई? आगे चलें हम लोग, अगला स्टेज चलते हैं। ये तो प्रिपरेशन लेवल हो गया और ये टेस्ट का डेट आ गया और अगला टेस्ट का दिन है। अब आगे जो टेस्ट सेंटर पे क्या होता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। कितनी बात समझ में? मैं बहुत ही एनालिटिकल तरीके से ये बताने, ये जो लाइन लिखा है, ये इसको एनालिटिकल तरीके से बता रहा हूँ। ये
फर्जीवाड़ा नहीं है कि आजकल तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियो बना देते, ये होने वाला, वो होने वाला, मैं ऐसा कराता हूँ, मैं वैसा कराता हूँ। मैं फर्जीवाड़ा वीडियो नहीं बनाता। आप मेरे वीडियो को देखो, जो होगा फैक्ट बेस्ड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं ये आ जाता है टेस्ट डे का, जिस दिन बच्चे का जो टेस्ट होता है, उस दिन क्या-क्या सिनेरियो होता है प्रैक्टिकली। देखिए, टेस्ट से पहले जो बच्चे, जो गार्जियन बच्चों को अपने अलीगढ़ छोड़ जाते हैं, बच्चे-बच्चियों को, ज़ाहिर है 1-2 दिन पहले आ जाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को मोरल हाई करने के लिए, बच्चों को थोड़ा हिम्मत दिलाने के लिए कि टेस्ट के दिन जो है बच्चे को हिम्मत बना रहे। वो आते हैं, 1-2 दिन पहले भी आ जाते हैं, कोई 2 दिन आते हैं, कोई 1 दिन पहले आते हैं, अपने बच्चों को, बच्चियों को मोरल हाई करने के लिए। बहुत ही बिल्कुल सही स्टेप है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो बच्चा पिछले 40-50 दिन से अलीगढ़ में रहा है, जो उसकी तैयारी कर रहा है, जो उस पे हो रहा था, वही उसके पास, जैसा उसने किया है पिछले दिनों में प्रिपरेशन, वही उसका कंटेंट है जो टेस्ट में जाकर उसी के बेस पे वो टेस्ट में अपने हुनर को दिखलाएगा। ठीक है? अपने नॉलेज के जलवे छलकाएगा, वो जितना उसके पास नॉलेज है, जितना उसने सीखा है पिछले दिनों में। ठीक है? तो क्या समझ में आया कि टेस्ट के दिन उसको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सिवाय माँ या बाप या दोनों का जो मोरल सपोर्ट है। और वो जो पिछले दिन में पढ़ा है, पिछले दिन में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो तो मैंने बता ही दिया है। अब वो टेस्ट के दिन जाएगा, तो वो सुकून रहेगा क्योंकि माँ-बाप आए हैं, और उसके माइंड में चलेगा, यार ये पिछले 50 दिन जो है ना बड़े धूप-छाँव से गुज़रे हैं, क्या-क्या हुआ है, वो सारी चीज़ों से अब आज के टेस्ट के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, अपने घर चला जाऊँगा। आज के टेस्ट के बाद आज शाम में या कल मैं अपने घर चला जाऊँगा। इतनी बड़ी एक स्ट्रगल फ़ेज़ से या इतने बड़े जतन के फ़ेज़ से आज छुटकारा मिल जाएगा, तो वो रिलैक्स में हो जाएगा। टेस्ट जैसा भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। टेस्ट जैसा भी हो जाए, जितना मेरा नॉलेज है, उसी के बिहाफ़ पे टेस्ट दूँगा। ज़ाहिर है जितना नॉलेज है उस पे दूँगा, लेकिन उसके माइंड के बैक पे ये चल रहा होगा कि आज मेरा ये यूँ कहें कि सज़ा काटने का आखिरी दिन है। उस बच्चे की थिंकिंग के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, उस बच्चे की थिंकिंग है, क्योंकि उस काफ़ी एक मुश्किल दिन काटा है उस बच्चे ने, तो उसे लगता है कि आज के बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा और फिर रिलैक्स हो जाऊँगा। वो सारी फैसिलिटी जो मुझे छूट गया था, घर पहुँचते ही मिलने लगेगा। तो आज आखिरी दिन है सज़ा काटने का। तो आज जो है बस टेस्ट देना है और फ्री हो जाना है। तो वो एक रिलैक्स फ़ेज़ में चला जाता है। उस तरफ से अपने फिज़िकल कंडीशन के हिसाब से, ये फिज़िकल कंडी हमने 3 बताया ना, कोर्स तो जितना उसने पढ़ा है वो पढ़ा ही है, ठीक? अब क्या है कि अब वो टेस्ट पेपर आते हैं, टेस्ट पेपर में क्या होता है कि सेंटर पे जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को ये होता है कि आज सज़ा काट के खत्म हो जाएँगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका ये होता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो, ठीक है? लेकिन जब वो सेंटर पे जाते हैं, सेंटर पे बहुत सारे और बच्चे दिखते हैं उनको, क्योंकि वो जहाँ कोचिंग कर रहे होते हैं, उसके उसी का एक माहौल होता है। मान लो एक बैच में है 30-35-40 बच्चों का बैच है, उसी बैच में वो आता है, उसी बैच से वो जाता है, तो 30-40 बच्चों को वो रोज़ देखता था वो, ठीक है? बाकी रोडों पे चलते-फिरते नज़र पड़ती थी तो वो दिखता था, क्योंकि इसके अलावा टाइम मिलता नहीं होगा रिवीज़न करने के लिए, पढ़ने के बाद उसको टाइम इतना मिलता नहीं होगा कि जाके बच्चों को देखे, ठीक है? लेकिन जब वो सेंटर पे पहुँचता है, तो इतने सारे बच्चे आते हैं या बच्चियाँ आती हैं, वो भीड़ देख के उसको घबराहट होने लगती है। एक साइकोलॉजी है, हम जैसे लोगों को जब जाते हैं, तब भी हम लोग, हालाँकि हम लोग रेगुलर जाते हैं, हर टेस्ट में जाते हैं, लेकिन फिर भी एक एक लगता है कि हाँ यार भीड़ आई है, भीड़ आई है। वो बच्चा जो पहली दफ़ा इतना स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए देखेगा, तो उस पे क्या बीतेगा? ओह माय गॉड! इतने सारे बच्चे तो ये टेस्ट देने आए हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि इसमें कितने की प्रिपरेशन है, कितने की नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जहाँ उसने कोचिंग की है, उसको कितना मोरल हाई किया गया है। इस तरह के कंडीशन से कैसे उसे अवेयर किया गया है, इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजी पे बच्चों के, उसको कैसे हैंडल करना है, उसने समझाया है या नहीं समझाया है, ये चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी पे। तो वो भीड़ देख के एक इम्पैक्ट पड़ता है उसको,
ठीक है, भीड़ देखने के बाद लगता है वो इतने सारे बच्चे आए हैं। उसके बाद जब सेंटर में पहुंचे, सेंटर में अपने क्लास में बैठा, अब जैसे पेपर करना शुरू किया, तो पेपर में ज़ाहिर है 100 क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो पेपर का भी एक करने का तरीका होता है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, मैथ करें, साइंस करें, या फिर जीके करें, इंडो इस्लामिक कल्चर करें। कितनी बात सुन में आई? ठीक। तो कुछ तो कोचिंग, ज़्यादातर कोचिंग ये बताते हैं कि आप किधर से ऑर्डर शुरू करें पेपर करना। अब हमें तो पता है कि भाई 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन जो है मैथ का आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स होता है। बाकी साइंस में जो है ना 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। और बाकी जीके इंडो इस्लामिक कल्चर 20 क्वेश्चन होते हैं, जीके इंडो इस्लामिक कल्चर, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इस 50 क्वेश्चन में ये जो साइंस है, ये फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। फिजिक्स में पता है इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ रहे हैं। यानी ये 30 क्वेश्चन मैथ, और ये कम से कम 17-18 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है फिजिक्स में। 16 मिनिमम, मिनिमम 16 तो रहेगा ही रहेगा। 16, 17, 18 ये इनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। 16, 17, 18 या तो मिनिमम 16 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ना, 16 थ्री जा 48, 16 थ्री जा 48 और टोटल 50 क्वेश्चन है, तो कोई 17 होगा, एक 16 होगा। मान लो फिजिक्स को 16 ही रखा है, मान लो फिजिक्स को 16 ही रखा है, तो 16 में पता चला कि 10 से ज़्यादा ही, मोर देन 10 न्यूमेरिकल्स है। मोर देन 10 न्यूमेरिकल्स का मतलब, जो न्यूमेरिकल होता है वो खुद एक मैथ होता है। जो न्यूमेरिकल होता है वो खुद मैथ होता है। क्वेश्चन को पढ़ना है, फॉर्मूले को लगाना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है, फिर आंसर को टिक लगाना है। अब पहले तो ये समझ लो कि वो न्यूमेरिकल दिया है, कौन से टॉपिक से दिया, वो टॉपिक कितना क्लियर है, कौन सा फॉर्मूला लगा, एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला तो आपको पता नहीं होगा। और अब चूंकि मैंने कहा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया गया है, तो जो क्वेश्चन बनाया गया है न्यूमेरिकल भी है, मगर वो कुछ ऐसे किया गया है कि आप कंफ्यूज इजिली हो जाएंगे, ठीक है, इजिली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये और 30 क्वेश्चन मैथ का, ये टोटल 40 क्वेश्चन मैथमेटिकल पार्ट हो गया। मैथ से बच्चे यूं ही डरते रहते हैं, मैथ से बच्चे यूं ही डरते रहते हैं, लड़के डरते रहते हैं, लड़कियां तो बेचारी चाहती नहीं कि मैं तो आगे पढूं, ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चन मैथ, और वो भी टाइम तो देखो, 120 मिनट, 2 घंटे, टाइम कितना हमारे पास, 2 आवर्स, 2 आवर्स है, यानी कुल 120 मिनट है। एक एक क्वेश्चन मैथ में या इसमें करेंगे, एक एक क्वेश्चन करने के लिए जो लेवल आ गया है, एक क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट चाहिए। एक क्वेश्चन करने के लिए, फिजिक्स का ही मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल जो आते हैं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर फॉर्मूला समझेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें पावर है, स्क्वायर है, फ्रैक्शन में है, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई फिर फाइनल आंसर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें मैच कर नहीं कर रहा। इतना करते करते 2 से 3 मिनट लग जाएगा। अगर सवाल आता है तब की बता रहा हूँ, अगर सवाल आता है तब की बता रहा हूँ, 2 से 3 मिनट चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन मिलेगा तो 20 मिनट तो यही ले जाएगा। और 30 क्वेश्चन मैथ, अगर 2-2 मिनट मैथ का जोड़ दूं तो 60 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट तो ये ले जाएगा। अगर सब आता है तब की बता रहा हूँ, यानी 2 घंटे 120 मिनट। और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये काफी वेरी कर जाते हैं। हम लोग क्वेश्चन अभी जैसे हमने हमारे वीडियो में देखेंगे जाके, हम पेपर का सोल्यूशन भी डालते हैं। ये पेपर आया था, जैसे 2023 का सोल्यूशन मैं डाला हुआ है, अभी मैंने कंप्लीट करके डाल दिया। लेकिन इस सोल्यूशन को मैं किया हूँ, तो जब देखेंगे आप लोग सोल्यूशन को, तो कैसे कैसे किया गया है, जो मैं किया हूँ और बच्चा उसको करेगा जो पहली दफ़ा 10th क्लास पास करके आया है, पहली दफ़ा 10th क्लास पास करके, वो भी बहुत ही शॉर्ट कोर्स पढ़ के, और वो 35-40 दिन जो भी पढ़ा था उसको करने के बाद अब जब आया है, तो वो कितना वो फास्ट कैलकुलेट करेगा कि वो कर लेगा। वो मुझे तो नहीं लगता कि सभी क्वेश्चन कर लेगा, सभी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, हाँ कुछ क्वेश्चन करेगा। तो इस तरह से क्या देखा जा रहा है कि जैसे कुछ क्वेश्चन अगर उसको करना शुरू किया, और 2-4 बच्चे का साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जब वो पेपर देखता है और 2-4 क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल सा अगर समझ में आएगा, तो पहले वो मुश्किल ही उसको अटैक कर जाता है, मुश्किल उसके दिमाग को ज़्यादा, क्योंकि वो पहले से वो डिस्टर्ब है, वो मुश्किल से बचना चाहता। अब तो काफ़ी मुश्किलें झेल चुका है 35-40 दिन में, अब देखता है क्वेश्चन, अरे यार ये भी मुश्किल है, तो अब वो हल्के हल्के करता है जो भी उसे आता है और जो भी उसे समझाया गया है।
तो वो आसान आसान जो क्वेश्चन होता है वो ढूंढ ढूंढ के करता है। और अगर पूरे बुक में 100, पूरे पेपर में 100 में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी होते हैं, तो 30 से 35 क्वेश्चन तो आसान मिल ही जाते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन ले लो, आसान है। और ये कर दिया बच्चे ने, ये बच्चे ने कर दिया 30-40 क्वेश्चन, और बिल्कुल सही किया हुआ 30-40 क्वेश्चन। लेकिन उसे पता है कि 30-40 क्वेश्चन में मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्सटर्नल बच्चा है, बाहर का बच्चा है, एक्सटर्नल बच्चा है, 30-40 क्वेश्चन में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? उसे कम से कम 55-60 तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में 60-65 पे जाके देखा गया है कि जो एक्सटर्नल बच्चे हैं उनका जो मेरिट बनता है पेपर के, ऑन एवरेज पेपर पे 60 के रेंज में एवरेज पेपर पे बनता है। बहुत सारे लोग कट ऑफ आपको सुनाते होंगे, बहुत सारे लोग तो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, मैं तो देख के हैरान हूँ कि इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो कट ऑफ पहले बता देते हैं। वो कट ऑफ कुछ नहीं बताते, अपना वीडियो चलाते हैं। ठीक है, पब्लिक बेचारे मजबूर है, वो देखती रहती है कितना में हो जाए, कितना में हो जाएगा, वो बेचारी परेशान देखती रहती है। वो उनसे कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी चल रही है, ये जुमा जुमा 8 दिन के बच्चे वीडियो बनाने लगे और अपने आप से कटअप बताने लगे। जिन्होंने कभी आज तक खुद टेस्ट ना दिया होगा वो कटअप बताने लगे। बैल जो भी है वो तो एक अलग इशू है, ठीक है, वीडियो बनाने का। क्या मैं बताना चाह रहा था कि 30 से 40 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर सिंसियर बच्चा है और ठीक ठाक मेंटल उसका वर्कआउट कर रहा है, तो 30-40 क्वेश्चन सब में से मिला के, जी के, इंडो इस्लामिक कल्चर, साइंस, मैथ में से मिला के 30-40 क्वेश्चन वो निकाल लेके आ। अब 30-40 क्वेश्चन जब निकाल लेगा तो उसे ये भी लगा कि मेरा तो नाम नहीं आएगा, तो क्या करेगा कि लाओ मैं ट्राई करता हूँ। अब वो क्या करेगा कि उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा जिसे उसे आता नहीं है, ठीक है, और ज़्यादातर उसमें से वो गलत करता चला जाएगा, क्योंकि वैसे भी 30-40 क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और अब वो ज़्यादा क्वेश्चन करने चलेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसके गलत होने लगेंगे, ठीक है। अगर मान लो वो 80 अटेम्प्ट कर दिया, क्या मान लो उसने 80 अटेम्प्ट कर दिया टोटल, तो जो सही थे वो और जो गलत थे वो टोटल मिला के वो 80 अटेम्प्ट कर लिया, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। मान लो इसमें से 30 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, ठीक है, 30 क्वेश्चन गलत हो गए उसके 80 में से, क्योंकि 30 से 40 के बीच में हम तो मान के चल रहे हैं कि एक अच्छा बच्चा जो सिंसियर है, एक स्मूथली प्रिपरेशन किया, डिस्टर्बेंस है उसके लाइफ उसमें पूरा प्रोसेस में, पूरे ड्यूरेशन में, लेकिन 30-40 क्वेश्चन उसने कर दिया उससे, लेकिन टोटल उसने अटेम्प्ट कर दिया 80 क्वेश्चन। अब उसकी गलती कितने हो गए? 30 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 30 को 4 से डिवाइड कर दिए तो 7.5 ये नेगेटिव मार्किंग में चला गया। 80 में जब 30 उसने गलत कर दिए तो जाहिर है 50 उसने करेक्ट कर रखे हैं, 50 करेक्ट हो गए। 50 में से 7.5 माइनस कर दो उसको, तो 42 के आसपास आ गए। अभी भी बात वहीं पे आगे रुक गई, वहीं पे, यहाँ से भी सिलेक्शन नहीं मिला। तो क्या समझ में आया कि ये जो सिलेक्शन है नेट मार्क्स उसके 40, 42, 45, यानी जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनत करके एक्सटर्नल बच्चे आएंगे बाहर से बच्चे जो आएंगे एएमयू में एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए 40-50 दिन रहेंगे और उसके बाद एक स्मूथली मेहनत करेंगे, तो नेट जो है वो 40, 45, 42 के रेंज में आकर रुकेगा, ठीक है। अच्छे बच्चों बता रहा हूँ, जो बच्चे मेहनत कम करते हैं उनकी तो छोड़ ही दो, ये तो उनकी बता रहा हूँ जो लोग आखिरी दम तक मेहनत करते रहे हैं उनकी 40-42 नेट मार्क्स आने के बाद भी जो 60 का एक टारगेट लक्ष्य 60 मार्क्स के आसपास पहुंचा जाए वो वहां नहीं पहुंच पाएगा, और इस तरह से उसकी जो सिलेक्शन है उसका नहीं होगा। इसके अलावा मैं और बहुत सारी बातें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता रहा हूँ इसके बाद। ये तो समझ में आ गया कितने मार्क्स आ गए। वो बच्चे जो अलीगढ़ आके तैयारी की उनकी बात बता रहा हूँ, ये जो लोग अपने घरों में, मोहल्लों में वहीं पे गाइड मंगा के तैयारी कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा, उनका क्या हाल होगा, उनकी कैसी तैयारी होगी और उनका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। मैं ये नहीं करता कि उनका होगा नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और वो अच्छा करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी थोरोली वो बहुत अच्छा करे जा रहे हैं अपने 9th 10th में। 9th में भी बहुत अच्छा कर रहे थे, 10th में भी बहुत अच्छा किया है,
और वो फिर पहले से ही उनका प्लान चल रहा है, वो पहले से उनका प्रिपरेशन चल रहा है, तो वो बच्चे थ्रो नहीं करेंगे। लेकिन हम इनकी बता रहा हूँ, जो बच्चे आप 10th क्लास के बाद एएमयू का फॉर्म भरे हैं और फिर उसके बाद वो तैयारी करके टेस्ट देना चाह रहे हैं, उनकी बात बता रहा हूँ कि वो जब वो 2 महीना अपने घर पे बैठ के गाइड और पेपर और ये वो मंगा के पढ़े होंगे, तो उनका क्या आएगा। ठीक है, खूब ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन करके चले जाएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। ठीक है ना, ये तो उनके लिए मैं बताऊं जो मेहनत किए थे, मगर फिर भी मैं मान लेता हूँ तो इतना क्वेश्चन से कुछ होना है नहीं। कितनी बात सुन में, ये तो सिचुएशन हमने बताया। चौथा सिचुएशन बताया कि टेस्ट डे और उसका जो सिचुएशन था पेपर प्लस पेपर का जो वो था, ये हमने बताया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो अब देखो क्या है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता, वो बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ये एक ऐसा हेडिंग है जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बाहर के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने का। एएमयू में जो बाहर के बच्चे आएंगे उनका सिलेक्शन बहुत ही कम होगा। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है, एक तो इंटरनल बच्चे यहाँ पे जानते हैं, इंटरनल के बारे में सुना होगा। यहाँ पे एएमयू के अंदर अपना स्कूल है, ठीक है, जैसा मिंटो सर्कल है, यूनियन स्कूल है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सिटी स्कूल है, ऐसे कई सारे बॉयज़ स्कूल हैं, गर्ल्स के भी स्कूल है, जैसे अब्दुल्ला में है सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, अब्दुल्ला स्कूल भी है, एबी के गर्ल्स स्कूल, यूनियन के भी गर्ल्स स्कूल भी हैं, सिटी गर्ल्स स्कूल भी है। ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जो यूनिवर्सिटी के अंडर में चलते हैं। उस बच्चे का, वो जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी के अंडर में चल रहे हैं, वो बच्चे भी अपना 10th का बोर्ड देते हैं और यूनिवर्सिटी में 11th क्लास साइंस एंड डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं। कितनी बात सुन में, और वो बच्चे सभी स्कूल में 2-2 3-3 सेक्शन है 10th क्लास के, सभी स्कूल में, चाहे वो मिंटो सर्किल हो, सिटी स्कूल हो, यूनियन बॉयज़ हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, या और जो दूसरे स्कूल्स हैं, सभी में 2-2 3-3 सेक्शन 10th क्लास के हैं, बॉयज़ के भी और गर्ल्स के भी। कितनी बात में, अब उनमें से सभी बच्चे अच्छे तो नहीं है, पर इंटरनल तो है सभी बच्चे। अगर 50%, अगर मान लो टोटल बच्चे इन सभी स्कूल को मिला के, टोटल बच्चे हमने मान लिया बॉयज़ गर्ल्स को मिला के 1000 बच्चे हैं, ठीक है ना, 1000 बच्चे हैं, ये सभी हमने बॉयज़ गर्ल्स को मिलाकर 1000 बच्चे हैं, ठीक है। कितनी बात सुन में, और सभी बच्चे साइंस में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, मैंने माना है ये। अगर हम लोग 2-2 सेक्शन देखेंगे तो बॉयज़ गर्ल्स के मिलाकर इतना आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग मान लेते हैं 1000 बच्चे हैं और 60% बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के लिए एलिजिबल है, मतलब ये कि वो इंटरनल है, तो उनके कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, यानी उनके 30 to 40 मार्क्स अगर उनको आ जाते हैं तो उनको साइंस में मिल जाता है। कितनी बात में, और 30 to 40 मार्क्स तो ऑलरेडी हमने बताया कि जो एवरेज क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा इजी और मुश्किल मिला एवरेज मिलाकर 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं। ये बच्चे इंटरनल बच्चे हार्डवर्क भी होते हैं, इंटरनल बच्चे हार्डवर्क भी होते हैं। एक मैं इसमें की पॉइंट बताऊंगा कि एएमयू में 9th में इंट्रेंस होता है, एएमयू में 9th के लिए इंट्रेंस होता है, और इसमें जो 9th में जो बच्चे आते हैं, ये मैं बता रहा हूँ बहुत ही की पॉइंट, जो 9th में बच्चे आते हैं सेलेक्ट होके, ये अलग अलग स्कूल के आते हैं, अलीगढ़ के दूसरे स्कूल में से बहुत सारे अच्छे जो बच्चे होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं एएमयू में, अलीगढ़ के और बाहर से भी और दूसरे स्टेट से भी बच्चे आते हैं। तो एएमयू में 9th क्लास में जो चाहे वो एबीके हो, चाहे सिटी हो, चाहे मिंटो हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, ये जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं ना, जो एडमिशन लेते हैं, वो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, क्रीमी बच्चे होते हैं। एक तो वो कंपटीशन बीट करते हैं, फिर इंटरव्यू 9th क्लास में देते हैं, वो सिलेक्ट होने के बाद, इसका कहने का मतलब ये कि वो बच्चे मेहनती बच्चे होते हैं
और वो बच्चे क्रीमी बच्चे होते हैं, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं क्लास में। और वो अगर उनको सबको टोटल कर दिया जाए तो 60 to 70% बच्चे जो है, ये जो सीट्स के, ये 60 to 70% बच्चे इसके इससे भी ज़्यादा लाते हैं, 50% से भी ज़्यादा 60-70 तक लाते हैं, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी 9th क्लास को टेस्ट को क्वालिफाई करके आए होते हैं। तो उनके अंदर एक मेहनत करने की टेंडेंसी होती है, उनको एक अचीवमेंट के सक्सेस का एक रियलाइजेशन होता है कि सक्सेस क्या चीज़ होता है। सक्सेस को वो पहले महसूस कर चुके हैं, एन्जॉय कर चुके हैं, सक्सेस कैसे मिला है उसके लिए उन्होंने हार्ड वर्क कर कर रखा है, तो उनके हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी पहले से ही अच्छी होती है। तो ये जितने भी बच्चे होते हैं 9th में जो सेलेक्ट होके आते हैं पहले से, जो बाहर से सेलेक्ट होके आते हैं, ये सभी बच्चे क्रीमी बच्चे होते हैं। और ये सभी बच्चे साइंस में जाते हैं। ये इसमें 90% से हमने 10% कम कर दिया, 90% बच्चे साइंस में जाते हैं। अब बताइए कि अगर हमारे पास टोटल सीट्स जो हमने बताया था 2500 के आसपास आए साइंस का, नहीं साइंस ने साइंस डिप्लोमा सब मिलाकर, साइंस में तो कुल हम लोगों ने दिखाया था कि 1200 के आसपास है बॉयज गर्ल्स मिलाकर साइंस में, और डिप्लोमा मिलाकर तो सब डिप्लोमा मिलाकर हम लोगों ने करीब 1800 के आसपास दिखाया था, 1800 के आसपास ही तो था। हाँ, अभी हमने बताया था, देखो हमने कहीं लिखा नहीं, वो मैं वीडियो बता दूँ कि अलग बना दूंगा। लगभग 1800 साइंस के बच्चे हैं, सीट्स है, डिप्लोमा प्लस पीसीबी पीसीएम बॉयज गर्ल्स सब मिलाकर। ठीक है, अब इसका जो है, इसमें से 1000 में कुछ बच्चे तो रेगुलर चले आ रहे होंगे जो पीछे से चले आते हैं, और इसमें जो 9th क्लास में जो बच्चे एंट्री लिए हैं, ये करीब हर साल जो है करीब 500 बच्चे जो है ना, लगभग 500 बच्चे 9th क्लास में आते हैं, इनटेक है, लगभग लगभग 500 बच्चे इनटेक है 9th क्लास में, जो 8th के बेस पे टेस्ट होके आते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 400 बच्चे तो डायरेक्ट साइंस में चले जाएंगे, 400 बच्चे डायरेक्ट साइंस में चले जाएंगे, यानी इसमें से 1200 साइंस का है, डिप्लोमा छोड़ दिए, 600 डिप्लोमा के लिए, तो ये 400 बच्चे तो ये ऐसे ही ले गए, तो बच्चे 800। कुछ बच्चे इनके अपने भी होंगे, ठीक है, तो कुल मिला के मैं 500 करे तो ऑन एन एवरेज 500 बच्चे जो है ना, इंटरनल बच्चे ये सीट्स को कवर कर लेते हैं। अब बच्चा सिर्फ 700 पीसीबी पीसीएम के लिए, डिप्लोमा के लिए मैंने अलग रख रखा है। अब क्या बताया कि जो इस साल बच्चे, ये रिपीटर का मतलब क्या हुआ, अब दूसरा देखते हैं रिपीटर। रिपीटर का मतलब क्या होता है कि जो इस साल बच्चे आए थे अलीगढ़ में तैयारी किए, और तैयारी करने के बाद टेस्ट दिए, तो उन्हें अपने हालात को समझ में आ गया, 40-45 दिन क्या बीता है और कैसी उनकी तैयारी रही है और क्या रहा है। अब 34 हज़ार बच्चों में जैसे 34,000 बच्चे इस साल अपीयर हो रहे हैं, तो 2000-3000 तो सिलेक्शन होगा, 30,000 बच्चे, लगभग 30,000 बच्चे ये सेलेक्ट नहीं होंगे, आउट हो गए। अब 30,000 में अगर 10% भी मानते हैं, 10% भी दोबारा से बच्चे देना चाहते हैं अगले साल, 10%, तो 3,000 बच्चे दोबारा से अगले साल देंगे, दोबारा से अगले साल देंगे। 3,000 बच्चे, ये वो बच्चे हैं, इसमें ज़्यादातर जो दोबारा से देने वाले वो बच्चे होंगे जो पहली दफ़ा आए थे, उनकी तैयारी अच्छी थी, थोड़ी सी कमी की वजह से रह गया, तो उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, दोबारा अगर मैं दूंगा तो मैं कंपटीशन बीट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए वो जो थोड़ी सी कमी रह गई है, वो जो कमियां रह गई उसको बस थोड़ा सा उन्हें हैंडल करना है। उनमें से 3,000 में वो ज़्यादातर वो बच्चे होंगे जो थोड़े से कमी की वजह से और नए नई जगह पे आने की वजह से, एडजस्टेबल नहीं होने की वजह से, कुछ और वजह से, वो सारे पैरामीटर्स को इनको एनालिसिस करने के बाद उसे समझ में आया कि थोड़े से अगर मैं मेहनत कर लूँ तो मेरा नाम आ जाएगा। तो वो 10% हमने कैंडिडेट को ले लिया, और 10% वो कैंडिडेट जो दोबारा से देंगे, वो 3,000 बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा से तैयारी करके देने जा रहे हैं, एक बार पीछे दे चुके हैं वो। ठीक है, वो काफ़ी कुछ जतन कर चुके हैं, धूप छाँव को बर्दाश्त कर चुके हैं, फास्ट स्पीड को फेस कर चुके हैं, बहुत सारे हालात से वाकिफ़ है वो, अवेयर है वो, एक्सपीरियंस्ड है वो, 1 साल का उन पर एक्सपीरियंस्ड है। तो वो क्या करते हैं कि वो तैयारी शुरू कर देते हैं, फरवरी में नहीं,
मार्च में नहीं, वो इसी साल के अक्टूबर नवंबर से शुरू कर देते हैं, ताकि अगले साल जब हम दोबारा फेयर होंगे तो वो हम जाके अगले साल मार्च का टेस्ट हम क्रैक कर लें। तो इसी साल से अक्टूबर नवंबर से वो शुरू कर दे, क्योंकि उनके पास मटेरियल भी होता है, उनके पास नॉलेज भी रहता है, आइडिया भी रहता है, कैसे तैयारी हो रही है, कैसे हो रहा है, तो वो उसी बिहाफ पे वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में वो क्या करेंगे फरवरी मार्च में, वो एक अलग चीज़ है कि फाइनल टच देने के लिए क्या करें, क्या आए फिर से दोबारा से या कुछ और मोड लेते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी तैयार है, 70 to 80% तैयार है वो। उनमें से 3000 बच्चे ऐसे हैं, 10% मतलब 3000 बच्चे ऐसे हैं जो 80% ऑलरेडी तैयार है। अब उनको सिर्फ 20 to 25% की तैयारी की ज़रूरत है। अब वो लग जाएंगे अगर अक्टूबर से, तो अक्टूबर से उनकी तैयारी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, उनकी पूरी एक अरेंज्ड तैयार हो जाती है, एक बैलेंस्ड हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और इन 3000 बच्चों में भी अगर हम लोग मान ले कि 50% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो 1500 सीट ये ले जाएंगे। कितनी बात समझे, 1500 सीट ये ले जाएंगे। सीट है 700, 600 डिप्लोमा के, फिर ये सब मिला के बचा कहाँ पे वो बच्चा जो फ्रेश 10th क्लास पढ़ के आ रहा है, अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, फिर 30-40 दिन यहाँ अलीगढ़ में आया तैयारी करने के लिए, और वो फिर धूप छाँव, फिर इतने हालात के हिसाब से उनको कहाँ मिला कुछ, जगह ही नहीं बच रहा। ये सब इंटरनल और रिपीटर, और कुछ एनआरआई, तो एनआरआई तो बाहर से आते हैं, उनका तो एक अलग तरीका है। तो लेकिन ये रिपीटर इंटरनल मिलके पूरे जितने भी सीट्स है वो कवर कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया कि ये जितने भी अवेलेबल सीट्स हैं एएमयू में, वो इंटरनल और रिपीटर ले जाते हैं। ठीक है, और रिपीटर इसलिए ज़्यादा ले जाते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि मैं अलीगढ़ में जाके पढ़ूँ। और ऐसा तो है नहीं कि 30,000 में से 3000 बच्चे दोबारा से नहीं देंगे, 10% तो आराम से देते हैं। ये बिल्कुल एनालिटिकल है हमारा, ये बिल्कुल एनालिटिकल आइडिया। और ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और इसीलिए मैंने कहा है कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनका एएमयू में 11th साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना बहुत ही नामुमकिन जैसा हो गया। ज़्यादा नहीं, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए तो वो निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-4 किसी किसी को फ्रेशली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। हाँ, रिपीटर करके दोबारा आएंगे तब, हाँ, बाहर के बच्चे, ये ज़्यादातर बाहर के बच्चे निकाल रहे हैं, लेकिन ये रिपीटर है, ये बाहर के बच्चे जो दोबारा दे रहे हैं। कितनी बात सुन में आई? तो ये मैंने एक अब बताया कि ये कुछ पॉइंट्स हमने बताया कि अब जो बाहर से 10th क्लास के बच्चे का एएमयू में फॉर्म भरते और टेस्ट की तैयारी के लिए टेस्ट देने आते हैं, उनमें से जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही रेयर हो गया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस सिनेरियो को बेस पे अगर देखते हैं तो फ्रेश 10th क्लास के बच्चों का एडमिशन बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि फ्रेश स्टूडेंट बच्चों का क्या रिजल्ट होगा। जैसे अभी भी देखे गए, अभी तो मैं आज बना रहा हूँ वीडियो, और ये हमारा 7 तारीख है, 8 तारीख है आज हमारा जून का। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, 20 तक के, 20 के रेंज में आता है, 2 दिन आगे पीछे 20 जून के आसपास में आता है रिजल्ट। अभी तो रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो ये मान मान ले, अपना देख ले कि उन्होंने कितना स्कोर किया है। और बहुत लोग आंसर की से मिला ही रखा है, और हमने बता ही दिया है कि फ्रेश स्टूडेंट्स का बहुत ही कम नाम आएगा, बहुत ही कम नाम आएगा। जो लोग रिपीटर होंगे वो उनका नाम आएगा, ये इंटरनल बच्चे ले जाएंगे, ये सीट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी आर्ट्स कॉमर्स में जो जो बच्चे दे रखे हैं उसमें कुछ बच्चे आ सकते हैं, और आर्ट्स कॉमर्स का मैंने बताया था कि लगभग 600 सीट उनका भी है। तो इस तरह से ये है। अब मैं एक कंक्लूजन बताना जा रहा हूँ, एक मैं अपना एक सजेशन बताने जा रहा हूँ जो लास्ट है इस वीडियो के लिए। बाकी तो बातें बहुत है, पॉइंट्स बहुत है, मगर मैं एक चीज़ अपनी तरफ से सजेशन बताने जा रहा हूँ आखिरी इस वीडियो के लिए।
क्या है सजेशन, मैं अपना अपना जो एनालिटिकल सजेशन देना चाहता हूँ। क्या है सजेशन, वो हम बताने जा रहे हैं कि देखिए आपका बच्चा, किसी का भी बच्चा, बच्चा कैंडिडेट बॉयज़ या गर्ल्स था, आने का अलीगढ़ आया, उसने आके उसने इतने सारे हालात से फेस करने के बाद उसने टेस्ट दिया, ठीक है, उसको नाम नहीं आया, आपके भी काफ़ी सारे पैसे खर्च हो गए, रहने खाने किराया, कोचिंग और बच्चे का पर्सनल एक्सपेंस, बाकी पेपर्स, गाइड्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके पैसे भी अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं। तो पैसे भी अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं, रिजल्ट भी ज़ीरो आ जाता है और बच्चे ने भी काफ़ी एक अगर देखा जाए ना चाह के भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ से पास किया उसने, एक काफ़ी मुश्किल हालात से गुज़रा है। आप नहीं चाहते थे, मगर फिर भी वो भी नहीं चाहता था, मगर फिर भी ऐसे सिचुएशन था, ऐसे हालात थे, जिसकी वजह से उसने एक फेज़ से पास किया है। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी उसका अंजाम डिससैटिस्फैक्शन है, नो आया है, सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। मैंने बताया कि कोई उसमें उसकी गलती नहीं है। उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, इसमें सब सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे, जो सारे मिल के ऐसे अंजाम देते हैं। ये सारे ऐसे अंजाम आने का, ये ऐसे हालात ही है ऐसे कि अंजाम ऐसा आता है। कितनी बात सुन में आपको समझ में आई है? तो ऐसे हालात होती है, तो आपके बच्चे में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये मत समझिए कि आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल नहीं है। आपके बच्चे के अंदर इतनी पोटेंशियल तो है कि इतनी गर्मी में आपके घर की इतनी फैसिलिटी देने के बाद, घर पे इतनी उसकी फैसिलिटी थी, मगर यहाँ पे आके इतनी गर्मी, सर्दी, बरसात, तबीयत खराब, खाना पीना, ये ऐसे हालात को भी फेस किया उसने, एक बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, जो हम किताब में या ऐसे दिनों में बोल के नहीं समझा सकते हैं, या किताब में पढ़ के नहीं समझ में आ सकता। उसने प्रैक्टिकली उस चीज़ को रियलाइज़ किया है, उसने महसूस किया कि माँ क्या होते हैं, बाप क्या होता है, घर क्या होता है, घर के लोग क्या होते हैं, कैसे कैसे हमारी ज़रूरतों को वो लोग पूरा करते हैं, कैसे हमारी ज़रूरतों को टाइम पे ला के रख देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब वो यहाँ होता है तो उस बात का एहसास होता है, उस बच्चे के अंदर ये एहसास, हालात का एहसास पैदा हुआ है। अगर अंजाम ज़ीरो हो गया तो क्या हुआ? बच्चे के अंदर, अब उसके अंदर एक एहसास पैदा हुआ है। उसने महसूस किया है ज़िंदगी को कि अगर मैं तैयारी के लिए इतनी फैसिलिटी के बाद भी इतना मुसीबत है, तो ज़िंदगी कितनी मुसीबत है, कितनी परेशान है। अगर आप उस बच्चे को अगले फ़ेज़ के लिए अगर समझाएँगे, तो उसे बहुत जल्दी समझ में आएगा हर बात ज़िंदगी की, कि ज़िंदगी कितनी है, मुश्किल है, क्या है और क्या-क्या होने के इम्कान है। कितनी बात समझ में आई? वो जो बातें हम लोग पहले बताते कि ज़िंदगी मुश्किल है बेटा, तुम कर लो, आज पढ़ लो, जब घर पे था, लेकिन सुनता नहीं था। लेकिन अब अगर बताएँगे ना, तो एक बात कहते ही उसे 10 बात समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस हालात से गुज़रा हुआ है। तो आपका बच्चा अब रेडी है आने वाले दिन में किसी भी हालात को फेस करने के लिए, अगर वो यस है तो। कितनी बात सुनिए, तो आपने लॉस नहीं किया। बच्चे का एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन होने ना होने से ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है? और आप दोबारा दे सकते हैं, रिपीटर का मैंने नाम दिया है, रिपीटर का, आप दोबारा देखिए, दोबारा सिलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे के अंदर चाहिए थी, एक जुनून, एक लगन, एक मेहनत, एक समझ उसके अंदर आए, वो उसके अंदर आया है। वो उसके अंदर जाने अनजाने में उतने पैसे लग गए तो कोई बात नहीं, मगर वो चीज़ उसके अंदर आया है जो आप किसी भी हाल में देना चाहते, कितना भी पैसा खर्च करके अपने घर पे रख के उसे देना चाहते, तो वो चीज़ नहीं आता उसके पास, ठीक है। तो ये बच्चों को अलीगढ़ में लाके तैयारी कराने का एक प्लेटफॉर्म जो 2 महीना है, 1.5 महीना है, वो उसके जीवन को, जिंदगी को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी ज़िंदगी वो समझाने के लिए ये 30-40 दिन बहुत ही अच्छा फ़ेज़ है। ये और बात है कि आप वापस घर जाने के बाद दोबारा भेजें, ना भेजें, ये आपका डिसीज़न है। लेकिन बच्चा आपका आने वाले दिन में
किसी भी चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए तैयार हो गया है। आप चाहे किसी भी तरीके से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, रिफ़ॉर्म कर सकते हैं, दूसरे फ़ॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब ये आप पे है, कि आप क्या करना चाहते हैं। बच्चा लेकिन तैयार है। अब आपकी ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को सजेस्ट करें, पर आप बच्चे को सिर्फ़ कहना है, बच्चा तैयार है। उन 30,000 बच्चों में 3,000 बच्चों की बता रहा हूँ, 3, 4, 5,000 बच्चे, आपके बच्चे में हो सकता है कि बच्चा हिम्मत हार गया हो और दोबारा से बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, घर पे ही रहूँगा। ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि सब बच्चे ऐसा कहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि बोलेंगे अगर मौका मिला तो मैं दोबारा जाऊँगा और इस बार तो क्रैक करके आऊँगा। ये कहना ही उसके ज़िंदगी की बुनियाद डालती है, इसके आने वाले ज़िंदगी की बुनियाद डालती है। क्या समझ में आया मेरी बात? आपका बच्चा यहाँ से 40-45 दिन रह के बिल्कुल तैयार हो गया अपने आने वाले पूरी ज़िंदगी को बनाने के लिए। तो आप क्या करें उसको? एक बार उसे फिर से मौका दें तैयारी करने के लिए। जैसे वो चाहता वैसे, घर से करना चाहता घर से, अलीगढ़ जाकर करना चाहता अलीगढ़ से, क्योंकि वो दोबारा अटेम्प्ट करेगा तो अलीगढ़ में उसका एडमिशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद अब चाहने लगा है। पहले तो आपने चाहा था कि फॉर्म भर देता हूँ, अलीगढ़ में भरवा देता हूँ। बच्चा भी आया था तो उस वक़्त उसको बहुत सारी बातें पता नहीं था। लेकिन जब ये प्रैक्टिकली जब ये फ़ेज़ से गुज़रा है और जब ये हकीकत का पता चला है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना, ये आग का दरिया है और डूब-डूब के जाना है। कितनी बात सुनिए कि अलीगढ़ में आना जो है इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसने दोबारा आने की कोशिश ख़्वाहिश करता है, तो आप उसे ज़रूर मौका दीजिए क्योंकि इस बार वो ज़रूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन उसका होगा और वो आने वाले ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा क्योंकि वो अब आपका बच्चा तैयार है। तो मेरा एक मशवरा ये है कि पहला जो मशवरा है कि उसको रिपीट का मौका दिया जाए, रिपीटेशन, ठीक है ना? रिपीट करने का, रिपीटर यानी एक बार उसे मौका दोबारा से दिया जाए, चाहे जैसे भी हो। अच्छी चीज़ को पाने के लिए देखो एएमयू जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा इस यूनिवर्सिटी को बताने के लिए कि ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये एशिया में ऐसा एशिया और पूरी दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। एशिया तो छोड़ो, एशियन कॉन्टिनेंट तो छोड़ो, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका तो मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा। लेकिन ये बताना चाहूँ कि एक बड़े यूनिवर्सिटी में आने के लिए, बड़े प्लेटफॉर्म को पाने के लिए 1 साल कोई मतलब नहीं रखता, मायने नहीं रखता। आप दोबारा से उसे मौका दें रिपीट करने का। क्योंकि जब वो रिपीट करके आएगा यूनिवर्सिटी में ना, वो उसके बाद अगला जितने भी कोर्सेज हैं उन सब को पढ़ने और समझने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। वो बिल्कुल तैयार है पढ़ने और समझने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि उस बच्चे को दोबारा से मौका दिया जाए। जिस बच्चे ने इरादा ज़ाहिर किया कि मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, चाहे किसी भी हाल में हो, वो ज़रूर उसको मौका देना चाहिए। रहा मेरा सवाल मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझसे चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो मेरे पास आना चाहते हैं, मेरी कोचिंग से तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो रिपीट करके, इरादा करके आना चाहते हैं, तो मुझसे जितना मुमकिन हो जाएगा, मैं उतना हेल्प करूँगा। चाहे वो फीस में हो, जो हमारी कोचिंग की फीस होती है। तो मेरा ये नंबर है 7500331162, ठीक है। इस नंबर पे, इस पे व्हाट्सएप भी है, इस नंबर पे आप मुझे, व्हाट्सएप है, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो। मैं जितना मुमकिन हो सकता है उतना मैं आपको हेल्प करूंगा, जिस तरह से चाहे वैसा मैं हेल्प कर सकता हूं। आप मैसेज करोगे, फिर मैं अपने फ्री टाइम में आपको काउंसलिंग करूंगा, बताऊंगा कि आपके बच्चे के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या क्या हो सकता है।
ठीक है, जो आपका सिनेरियो होगा, जो सिचुएशन होगा, उसके हिसाब से मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा और हेल्प भी करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हेल्प भी करूँगा आते हैं। लेकिन जिन पेरेंट के पास ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं, वो अपने बच्चों को दोबारा से एक बार मौका दें, बच्चा अगर इरादा ज़ाहिर कर रहा है तो। कितनी बात समझ में आई? ये नंबर। और देखिए साथ ही वो बच्चे जो लोग घर पे गाइड मंगाते थे या तैयारी करते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है या उनके फैमिली पे सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है कि वो अलीगढ़ में आके तैयारी करे, फिर इसको पहले रियलाइज करे और फिर उसके बाद फिर ज़िंदगी को महसूस करे। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, ना वो ज़रूर वो उतना वो है। तो ऐसे का जो बच्चे हैं जो घर पे अपने रह के भी तैयारी करते हैं, वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट करें कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे करें कि वो उनका भी सिलेक्शन हो। कितनी बात समझ में आई? साथ ही वो बच्चे जो अभी इस साल आने वाले साल में वो एएमयू के लिए फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी का भी करना चाहते हैं, पूरी टीम है हमारे पास। पूरी टीम है हमारे पास। जिस तरह की भी तैयारी करना हो, आने वाले साल में जो फ्रेश स्टूडेंट जिसको हमने कहा कि उनका नहीं होगा, अभी मैंने पूरी वीडियो उन्हीं के लिए बनाया था कि उनका नहीं होगा, जो फ्रेश स्टूडेंट्स है सक्सेस हो, तो वो हमें पहले से इस नंबर पे मैसेज करें, बात करें, मैं उनको सजेस्ट करूँगा, उनको रास्ता बताऊँगा कि कैसे वो पहला अटेम्प्ट को सक्सेस कर सकते हैं, सक्सेस हो, वो उसके लिए क्या-क्या करना होगा, कैसे-कैसे करना होगा, वो पूरा हम आपको सजेस्ट करेंगे। उसके लिए आप इस नंबर पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करें। यानी इस नंबर पे मैसेज करें पहले, फिर मैं आप अपना इश्यू लिखें कि आपको क्या चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और फिर मैं उसी के हिसाब से आपको कॉल करके या फिर जैसे भी होगा, आपको मैं काउंसलिंग करूँगा, बताऊँगा, रास्ते बताऊँगा, सजेशन दूँगा। ओके, क्या है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा एनालिटिकल एजुकेशन का, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या-क्या पढ़ाता हूँ, वो मेरा लेक्चर जाके देखिए, मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर चाहते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूँ, आने वाले दिन में आपको रास्ता बताऊँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है गार्जियन को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूँ, मैंने इतना दिन किया, ये किया, वो किया, उन्हें पता नहीं है। आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हैं, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको काउंसलिंग का रास्ता बताऊंगा कि आपको एजुकेशन के लाइन में, खासकर एएमयू जामिया की तैयारी और ये एडमिशन या उसके आगे की तैयारी, नीट, जेईई, मेरे पास सारी टीम है, सब करते हैं। अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करने से कैसे अच्छा रहेगा आगे, उसके लिए मैं पूरा रास्ता बताता रहूँगा। तो वो लोग, वो गार्जियन जो चाहते हैं हमसे सजेशन लेना, आप फ्री है, जब भी चाहें आप मैसेज करें, मैं आपको फ्री टाइम दूँगा। जिस वक़्त मैं फ्री रहूँगा, उस वक़्त हम आपको पूरी बातें सुनूँगा, समझूँगा और आपको उसी के हिसाब से सजेस्ट करूँगा। ठीक है? तब तक के लिए